रेशियो प्रोपोर्शन को टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन का अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात 1:4:4 है। यदि सिक्कों का कुल मूल्य 200 रुपए हो तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास बैग में 1 रुपए का सिक्का है, ठीक है, 50 पैसे का सिक्का है और 25 पैसे का सिक्का है। जो भी क्वेश्चन हमें ये सिक्कों वाले लगाने होते हैं तो वो समान यूनिट पे लगाने होते हैं। मतलब अगर 1 रुपए ये रुपए का है तो ये भी रुपए होने चाहिए, या सेम यूनिट ये रुपया है तो ये भी रुपया होना चाहिए, ये भी रुपया होना चाहिए, या फिर ये पैसे हैं तो ये भी पैसा होना चाहिए, ये भी पैसा होना चाहिए। उसके लिए हमें कुछ बेसिक बातें जाननी होती हैं। जैसे 1 रुपए में रुपए कितने होते हैं? 1 रुपए, ठीक है। हम ये मान लें कि 1 रुपए में अगर 100 पैसे होते हैं तो 50 पैसे को रुपया बनाने के लिए हम 100 का भाग कराएंगे तो हम कह सकते हैं कि 50 पैसे में रुपए होते हैं 50/100। तो इसका हम फ्रैक्शन बनाएं तो हम कह सकते हैं कि 50 पैसे में कितने रुपए होते हैं? 1/2 रुपया। इसी प्रकार से हम 25 पैसे का भी देख सकते हैं। 25 पैसे का चेक कर लें जरा। 25 पैसे का 25 में 100 का भाग देंगे तो हम कह सकते हैं कि अगर 1/4 बनेगा। अगर हमें पैसों को रुपए बनाना है तो हमें 100 का भाग देना पड़ता है, ठीक है। अगर 10 पैसे 20 पैसे का चेक करना चाहें 20 पैसे का तो 20/100 कर देंगे, तो कुल मिला के आ जाएगा 1/5 रुपए। तो हम ये याद भी कर सकते हैं कि 1 रुपए में 1 रुपया होता है, 50 पैसे बराबर 1/2 रुपए के बराबर होता है, 25 पैसे 1/4 रुपए के बराबर होता है और 20 पैसे 1/5 रुपए के बराबर होता है। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन को भी करेंगे कि 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे को हम पहले क्या करेंगे? रुपए बना लेंगे। तो 1 रुपए को हम रुपए लिख लेंगे तो 1 रुपए, ठीक है। 50 पैसे को 1/2 रुपया बोलते हैं, या फिर हम भाग भी दे सकते हैं 100 का, ठीक है। तो इसको हम 1/2 रुपया लिख लेंगे और 25 पैसे को हम 1/4 रुपया लिख लेंगे, ठीक है। ये भी रुपया हो गया, ये भी रुपया हो गया, ये भी रुपया हो गया, मतलब यूनिट हमारी सेम हो गई। ये भी रुपए है, ये भी रुपए, ये रुपए, ठीक है। अगर हम चाहते तो इसको भी पैसा बना सकते थे, ठीक है। ये सिक्के का मूल्य है, 1 रुपए के सिक्के का मूल्य 1 रुपया, ठीक है। 50 पैसे के सिक्के का मूल्य 1/2 रुपया और 25 पैसे के सिक्के का मूल्य 1/4 रुपया। सिक्कों की संख्या का अनुपात हमें 1:4:4 दिया गया है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा बेसिक अगर समझना चाहते हैं, समझें कि अगर हमारे पास 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 है तो 5 का गुणा कराने से 5 रुपया ये जो निकल के आता है वो इन सिक्कों का कुल मूल्य होता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम एक और समझें, अगर हमारे पास 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 10 है तो 50 पैसे को हम क्या बोलते हैं? 1/2 रुपया बोलते हैं, ठीक है। अगर इसमें 10 का गुणा करा देंगे तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि 5 रुपए इसका आंसर आ जाएगा। अगर 50 पैसे के सिक्के हमारे पास 10 हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास कितने रुपए हैं? 5 रुपए। मतलब 1/2 रुपए का गुणा करा देंगे तो पता चल जाएगा कि 50 पैसे के 10 सिक्के 5 रुपए के बराबर होते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि सिक्कों का कुल मूल्य निकालने के लिए हम सिक्कों की संख्या का गुणा कराते हैं, ठीक है। संख्या का अनुपात देख ले जरा। संख्या का अनुपात कितना दे रहा है? 1:4:4। ये सिक्कों की संख्या है, ये सिक्कों का मूल्य है। तो कुल मूल्य यहाँ पे टोटल 200 रुपए दिया गया। तो कुल मूल्य का अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, या कुल मूल्य निकालने के लिए हम इनका गुणा करा दें। 1/2 का 1 में करा देंगे, 1/2 का 4 में करा देंगे, 1/4 का 4 में करा देंगे। तो 1 का 1 में गुणा कराएंगे तो आएगा कितना? 1, ठीक है। 1/2 का 4 में कराएंगे तो 2 इसको कट कर देगा। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं यहाँ 4 गुणा 1/2 के हिसाब से 2 दूनी 4 मतलब 2 आएगा, ठीक है। और 4 से 4 कट जाएगा, 1/4 का 4 में गुणा होगा। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि यहाँ कितना आएगा? यहाँ पर 1 आएगा। यहाँ से वैल्यू चेक कर ले जरा, ये 1 दे रहा है, ठीक है। मतलब 1 रुपए के सिक्कों का कुल मूल्य अनुपात के हिसाब से 1, ठीक है। और 50 पैसे का कुल मूल्य अनुपात के हिसाब से कितना? 2। और यहाँ पे 25 पैसे का कुल मूल्य अनुपात के हिसाब से कितना आया? 1। ये तीनों वैल्यू क्या करेंगे? हम जोड़ लेंगे। तो 2 1 3 4। और सिक्के का कुल मूल्य कितना बताया जा रहा है? 200 रुपए। यहाँ से कुल मूल्य हमारा कितना निकल के आया? ये जो अनुपात निकल के आता है वो सिक्कों के कुल मूल्यों का अनुपात होता है, ठीक है। 1 2 3 और 1 4 जोड़ के यहाँ रख लेंगे, बराबर कितने कर देंगे? 200 के। सोल्यूशन कर ले जरा। तो 1 बराबर कितने क्या है? 4 × 25 50 की आया, ठीक है। अब हमें सिक्कों की संख्या बतानी, किसकी बतानी? 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, ठीक है। सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना दिया गया था? 1:4:4। तो 4 में क्या करेंगे? इस 50 का गुणा करा देंगे तो 5 के 20, मतलब 200 सिक्के होंगे किसके?
25 पैसे के। और अगर हमें 50 पैसे के सिक्के बताने हैं तो यहाँ पे कितने दिख रहे हैं? 4, 4 को 50 में गुणा करा देंगे आके। और अगर 1 रुपए के सिक्के बताने हैं, सिक्कों की संख्या बतानी है, तो 1 में 50 का गुणा करा देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात 4:3:8 है। यदि बैग की कुल कीमत 1500 रुपए हो तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? बैग में रुपए कौन से हैं या सिक्के हैं? 1 रुपए का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है, ठीक है, और 25 पैसे का सिक्का है। 1 रुपए को हम 1 रुपए बोलते हैं तो इसको 1 रुपए लिख लेंगे। 50 पैसे को हम रुपया बना लेंगे तो 50 पैसे को हम 1/2 रुपया बोलते हैं। पैसे को रुपए बनाने के लिए 100 का भाग दिया जाता है, क्योंकि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे, ठीक है। तो 50 में अगर हम 100 का भाग दें तो हम कह सकते हैं 50 पैसा बनेगा 1/2 रुपए के बराबर, ठीक है। उसके बाद 25 पैसा, 25 पैसे को जब हम चेक कर रहे हैं तो 25 में 100 का भाग दें तो कह देंगे कि 1/4 रुपया ये बनेगा। या फिर हम याद भी कर सकते हैं कि 50 पैसे को 1/2 रुपया कहा जाता है और 25 पैसे को 1/4 रुपया, ठीक है। संख्या में अनुपात कितना दिया जा रहा है? 4:3:8, तो उसको भी लिख लेंगे 4:3:8, ठीक है। ये सिक्के के मूल्य हैं। 1 रुपए का सिक्के का मूल्य होता है 1 रुपए, 50 पैसे के सिक्के का मूल्य होता है 1/2 रुपए और 25 पैसे के सिक्के का मूल्य होता है 1/4 रुपए। जब मूल्य का, ठीक है, सिक्के के मूल्य का संख्या में गुणा कराते हैं तो कुल मूल्य हमें पता चल जाता है उन सिक्कों का कुल मूल्य। तो क्या करेंगे? गुणा करा देंगे तो 4 1 4, ठीक है। 3 का 1/2 में कराएंगे तो बनेगा 3/2, ठीक है। ये कुल मूल्य का अनुपात आ रहा है, ठीक है। और 1/4 का 8 में कराएंगे, 4 को कट करेंगे, 4 दूनी 8। कुल मूल्यों का अनुपात, 1 रुपए के सिक्के का कुल मूल्य 4 आया है, 50 पैसे के सिक्कों का कुल मूल्य 3/2 आया है और 25 पैसे के सिक्कों का कुल मूल्य कितना आया है? 2, ठीक है। ये कुल मूल्य का योग कर लिया जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कुल कीमत, सारे सिक्कों की कुल कीमत 1500 रुपए। तो इनका हम योग कर ले जरा, तो 4 + 3/2 + 2 बराबर हम निकाले जरा, तो 2 4 8 और 2 दूनी 4, 4 12 3 15। तो हम कह सकते हैं इसका आंसर आएगा, ये योग आएगा 15/2। इस 15/2 के बराबर हम किसको कर देंगे? 1500 के, ठीक है। क्योंकि यहां से कुल योग एक 15/2 आ रहा है, कुल मूल्यों का योग, और यहां से कुल मूल्य का योग कितना दिख रहा है? 1500 रुपए। तो 15/2 बराबर 1500 कर देंगे तो 1 की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे 100 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 200, ठीक है। अब हमें सिक्के कौन से बताने? 1 रुपए के सिक्कों की संख्या बतानी है। तो संख्या का अनुपात देखा जाता है कितना है, तो 1 रुपए की सिक्कों की संख्या के अनुपात में अगर चेक करें तो 1 रुपए के सिक्के कितने हैं? 4। तो इस 4 का क्या कराएंगे? 200 में गुणा करा देंगे, 4 दूनी 800। तो हम कह सकते हैं कि 1 रुपए के कितने सिक्के होंगे? 800 सिक्के, ठीक है। और अगर 50 पैसे के पूछे जाते तो हम 3 का गुणा कराते, क्योंकि 50 पैसे के 3 सिक्के हैं, क्योंकि अनुपात हमें बताया जा रहा है 4:3:8। और अगर 25 पैसे के पूछता तो हम 8 का गुणा कराते, ठीक है। तो 1 रुपए के सिक्के 800 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बैग में 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए के सिक्के हैं जिनकी संख्या का अनुपात 4:3:2 है। यदि बैग में कुल 1800 रुपए हो तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन अब 2 रुपए के सिक्के पूछ रहे हैं, ठीक है। करेंगे क्या? देख लेंगे जरा। बैग में 1 रुपए का सिक्का है, 2 रुपए का सिक्का है और 5 रुपए का सिक्का है। सारे सिक्के रुपए में हैं, मतलब समान यूनिट का क्वेश्चन। ये भी रुपए है, ये भी रुपए है, ये भी रुपए है। संख्या का अनुपात कितना दिया जा रहा है? 4:3:2, ठीक है। इनको हमें पैसे बनाने की जरूरत नहीं है, सारे सेम यूनिट क्वेश्चन। मतलब क्या? ये भी रुपया, ये भी रुपया, ये भी रुपया। तो क्या करेंगे? सीधा गुणा करा देंगे। 1 रुपए के सिक्के की संख्या में 1 रुपए का गुणा, 2 रुपए की सिक्के की संख्या में 2 रुपए गुणा और 5 रुपए की सिक्के की संख्या में 5 रुपए का गुणा करा के चेक करें इनके कुल मूल्यों का अनुपात क्या बनता है। मतलब 1 रुपए का कुल मूल्य कितना रहा होगा वहां पे, 2 रुपए का कुल मूल्य कितना रहा होगा और 5 रुपए के सिक्कों का कुल मूल्य वहां पे कितना रहा होगा। गुणा कराएं जरा, 4 1 4, ठीक है। ये कुल मूल्यों का अनुपात आ रहा है 3 दूना 6, ठीक है, और 5 दूनी 10। तो हमने कहा कि 1 रुपए के सिक्के के कुल मूल्य का अनुपात वहां पे होगा 4 किसके साथ? 2 रुपए 5 रुपए के साथ, ठीक है। और यहाँ पे 2 रुपए का कितना रहा होगा? 6 और 5 रुपए का, या 5 रुपए के सिक्कों का 10। यहाँ से टोटल चेक करें, 6 4 10 और 10 20, मतलब यहाँ से टोटल बन रहा है 20। तो जोड़ ले जरा, इसको 20 लिख लें, ठीक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से कुल मूल्य या कुल रुपया कितना बताया जा रहा है? 1800। तो 20 बराबर 1800 भी कर दें। 1 की वैल्यू निकाल लें तो हम कह रहे हैं कि 1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? दोनों 18 90 आ जाएगी।
क्वेश्चन कह रहे 2 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी यहाँ पे दिख रही है? 3। ठीक है, तो 3 का क्या करेंगे इसमें गुणा करा देंगे, 9 त्रिक 27। तो हम कह सकते हैं कि 2 रुपए के सिक्के वहां पे कितने होंगे? 27 या 270 सिक्के। 90 का गुणा कराएंगे 3 में 270 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 2 रुपए के सिक्के वहां कितने हैं? 270। ऐसे ही अगर क्वेश्चन होते 5 रुपए के पूछता तो 2 में गुणा कराते तो 90 का 2 में गुणा कराए तो 180 आ जाएगा, और अगर 90 का 4 में गुणा कराते हैं तो 360 आ जाएगा। तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 270। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बैग में 20 पैसे, 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं जिनकी संख्या का अनुपात 1:2:3। यदि बैग में 132 रुपए हो तो 20 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बैग में हम देख लें जरा, 20 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है, 25 पैसे के सिक्के हैं और 50 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है, और इनकी संख्या अनुपात 1:2:3 दिया जा रहा है और कुल मूल्य 132 रुपए दिया जा रहा है। यहाँ पे रुपए दे रहा है, यहाँ पे पैसे दे रहा है, तो क्या करेंगे? सेम यूनिट बनाने के लिए पहले क्या 20 पैसे, 25 पैसे और 50 पैसे को हम क्या करेंगे? पहले रुपया बना लेंगे। तो बना ले जरा, तो 20 पैसे को रुपया बना लेंगे, 100 का भाग दीजिए, हम डायरेक्ट याद कर लेंगे। 20 पैसे को 1/5 रुपया बोला जाता है, 20 500, ठीक है, और 25 पैसे को 1/4 रुपया बोला जाता है, ठीक है, और 50 पैसे को 1/2 रुपया बोला जाता है। तो ये 1/5 रुपया है हमारे पास, 1/4 रुपया है, 1/2 रुपया है। संख्या का अनुपात कितना बता रहे हैं? 1:2:3। इसको लिख लें जरा, 1:2:3 ये संख्या है। मूल्य में संख्या का गुणा कराने से कुल मूल्य पता चल जाता है। तो हम क्या करेंगे? गुणा करा लेंगे। तो 1 का 1/5 में गुणा करा दो, 1/5 ये जो अनुपात बनता है ये कुल मूल्यों का बनता है। 2 का 1/4 में गुणा करो तो 2 4 को कट कर देगा, तो कुल मिला के यहाँ कहेंगे 1/2 आ जाएगा, ठीक है। 3 से 1/2 में गुणा कराएंगे तो ये कितना बनेगा? 3/2। ये कुल मूल्यों का अनुपात बनता है। यहाँ पे अगर कुल मूल्य हम जोड़ना चाहें कि यहाँ के हिसाब से या फ्रैक्शन के हिसाब से कुल मूल्य कितना बनेगा, तो इनका एलसीएम ले लें जरा। तो एलसीएम कितना बनेगा? यहाँ 10 बनेगा, 5 दूनी 10, 2 ये, ठीक है, 2 5, 5 2 7, और यहाँ पे कितना? 2 पंचे 5 क्यों 15, 5 क्यों 15, मतलब 15 7 5 12, 22/10 बनेगा ये पूरा। इसका अगर सोल्यूशन करें 1/5, 1/2, 3/2 का फ्रैक्शन बनाए तो 22/10 बनेगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से बैग में कितना रुपया है? 132। तो इसको क्या कर लेंगे? 22/10 को हम बराबर कर लेंगे कितने के? 132 के, ठीक है। इसका सोल्यूशन करें, 22 से हम इसको कट करें तो ये कितने बार कट हो जाएगा? 22 से कट करो जरा, 22 पंचे 110 और 6 बार, मतलब ये 6 बार कट हो जाएगा, ठीक है। बच गुणा कराए तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 की वैल्यू निकाले तो यहाँ से 1 की वैल्यू बच गुणा कराने से 60 आ जाएगी, ठीक है। 60 1 की वैल्यू आ गई। अब क्या करें? हमसे कौन से क्वेश्चन पूछे गए? सिक्के 20 पैसे के सिक्कों की संख्या। 20 पैसे के सिक्कों की संख्या यहाँ कितनी दिख रही है? 1। तो 1 का क्या करेंगे? 60 में गुणा करा देंगे, 60 एकम 60, मतलब 60 सिक्के होंगे 20 पैसे के। ऐसे ही अगर हम 25 पैसे के निकालना चाहें तो 2 का गुणा करा देंगे, और 50 पैसे का निकालना चाहें तो क्या करेंगे? 3 का गुणा करा देंगे। तो 20 पैसे के सिक्के कितने होंगे? 60 से। हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक बैग में 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए के नोट हैं जिनके मूल्यों का अनुपात 3:4:6 है। यदि बैग में कुल मिलाकर 145 नोट हैं तो 2 रुपए के नोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन सिक्कों वाला या नोटों वालों से मैच करता है, लेकिन ये दूसरे प्रकार का क्वेश्चन है। मतलब इसमें हमें 145 नोटों से चूज करना है कि 2 रुपए के नोटों की संख्या क्या है। तो हम थोड़ा सा जान लें, अगर कुल मूल्य हमें निकालना है, या हम कहते हैं कुल मूल्य का हमें अनुपात निकालना है, तो अगर क्वेश्चन सिक्के का बना हुआ है या नोटों का बना हुआ है तो क्या करते हैं? हम सिक्के की संख्या जितनी भी होती है या नोटों की संख्या जितनी भी होती है उसमें से नोट के मूल्य का, या हम कहते हैं नोट के मूल्य का या सिक्के के मूल्य का जब गुणा कराते हैं तो हमें कुल मूल्य पता चल जाता है। जैसे एक एग्जांपल ले लें कि अगर हमें कुल मूल्य निकालना है 5 रुपए के 10 नोटों का, तो हम 5 रुपए के 10 नोट मतलब 10 नोट उसकी संख्या हो गई, ठीक है, और 5 रुपया उस नोट का मूल्य हो गया। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि कुल मूल्य उसका रहा होगा, गुणा करा के हम बता सकते हैं कि 50 रुपए कुल मूल्य रहा होगा। ऐसे ही क्वेश्चन का अनुपात में अगर हमें करना है क्वेश्चन को, तो हम ये समझ सकते हैं कि कुल मूल्य का अनुपात निकालने के लिए नोटों की संख्या या सिक्कों की संख्या में उस नोटों या सिक्कों के मूल्यों का गुणा कराया जाता है, ठीक है। यदि हमें क्या करना है कि हमें संख्या निकालनी है,
संख्या, या हम कह दें हमें संख्या का अनुपात निकालना है। संख्या का अनुपात निकालने के लिए जो भी कुल मूल्य होता है, जो भी कुल मूल्य होता है उसमें हम क्या सिक्के या नोटों के मूल्यों का भाग करा देते हैं, तो हमें उन नोटों या सिक्कों की संख्या का पता चल जाता है। ये मेथड हम इसी क्वेश्चन में लगाएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखें कि बैग में क्या 2 रुपए के, 5 रुपए के, 10 रुपए के नोट हैं, तो यहाँ लिख ले जरा 2 रुपए का नोट है, ये 2 रुपए के नोट का मूल्य है, ठीक है। 5 रुपए का नोट है और 10 रुपए का नोट है, और क्वेश्चन कह रहा है इनके मूल्यों का अनुपात दिया जा रहा है 3:4:6। तो क्वेश्चन में यहाँ लिख ले जरा, ये मूल्यों का अनुपात दिया जा रहा है 3:4:6। क्वेश्चन सेम यूनिट पे लगाए जाते हैं, मतलब यहाँ पे कुल रुपया नहीं दिया गया है, 145 नोट दिए गए हैं, मतलब नोटों की संख्या दी गई है और हमसे 2 रुपए के नोटों की संख्या पूछ ली गई है। तो करेंगे क्या, ये मूल्यों का अनुपात है, ठीक है, और ये रुपयों के मूल्यों का अनुपात है, या कह सकते हैं ये 2 रुपए का मूल्य है, इसका 5 रुपए मूल्य है, इसका 10 रुपए मूल्य है। अनुपात के हिसाब से देखें तो ये 3:4:6 कुल मूल्यों का अनुपात दिया गया है, और हमें संख्या का अनुपात निकालना है। तो इसको हम जरा मूल्य लिख लें, ठीक है, और इसको हम क्या कर लें, कुल मूल्य लिख लें। ये कुल मूल्य के, या 2 रुपए का कुल मूल्य, 5 रुपए का कुल मूल्य, या 10 रुपए का कुल मूल्य का अनुपात दिया जा रहा है। इस मेथड या इस फार्मूले से हम अगर देखें तो संख्या का अनुपात निकालने के लिए कुल मूल्य के अनुपात में मूल्य का भाग दिया जाता है। तो करेंगे क्या, संख्या का अनुपात या नोटों की संख्या का अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, कुल मूल्य में हम क्या करेंगे, मूल्यों का भाग दे देंगे। तो हम कर सकते हैं कि संख्या का अनुपात बन जाएगा 3/2, 3 को 2 में भाग दे रहे हैं, ठीक है, 4 में 5 का दे देंगे, ठीक है, और 6 में 10 का दे देंगे। ये जो नया अनुपात बनता है 3/2, 4/5, 6/10, ये नोटों की संख्या का अनुपात बनता है, ठीक है। करेंगे क्या, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, 2, 5, 10 का एलसीएम कितना होता है, 10 होता है, तो 10 का गुणा यहाँ करा लेंगे, 10 का गुणा यहाँ करा लेंगे, और 10 का गुणा यहाँ करा लेंगे। सोल्यूशन कर लें, 10 से 10 कट गया, ठीक है, 5 दूनी 10, ये इसको काट देगा, और 2 पंचे 10, ये इसको कट कर देगा। अनुपात निकाल लें, 5 3 15, ठीक है, और 2 चौके 8, ठीक है, और 6 एकम 6, ये 10 को इसने एक बार काटा था, तो 6 एकम 6। तो नोटों की संख्या का अनुपात कितना आ गया है, 15:8:6। यहाँ से कुल नोट हमें कितने दिखाई दे रहे हैं, 145। तो हम क्या करें कि इनको जोड़ लें जरा, 15, 8, 23 और 6 29। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि नोटों की संख्या का जो अनुपात 15:8:6 है वो 29 के बराबर है। तो हम यहाँ लिख लें जरा कि 29 बराबर हो जाएगा। यहाँ से नोटों की संख्या कुल कितनी दिख रही है, 29, और यहाँ से मुझे कितनी दिख रही है, 145। तो 29 बराबर 145 की कर दें, ठीक है। 29 से हम 145 को कट करेंगे तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 5 के बराबर। हम यहाँ चेक करें जरा कि 2 रुपए के पूछे गए हैं, 2 रुपए के नोटों की संख्या, ठीक है। 2 रुपए के नोटों की संख्या यहाँ कितनी दिख रही है, 15। तो इस 15 का क्या कराएंगे, गुणा करा देंगे। तो 15×5 75। तो हम कह सकते हैं कि 2 रुपए के नोटों की संख्या कितनी होगी, 75। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं जिनके मूल्यों का अनुपात 5:4:6 है। यदि बैग में कुल मिलाकर 185 सिक्के हों तो प्रत्येक सिक्के की संख्या ज्ञात कीजिए। अब कि हमें क्या, हमें प्रत्येक सिक्के की, 1 रुपये के सिक्के की, 50 पैसे के सिक्के की, 25 पैसे के सिक्के की संख्या बतानी है, ठीक है। ये जो 5:4:6 ये मूल्यों का अनुपात दिया जाता है, ये सिक्कों के कुल मूल्यों का अनुपात होता है, ठीक है। तो हम क्या करें, हम जरा देखें जरा कि यहाँ 1 रुपये का सिक्का है, ठीक है, 50 पैसे का सिक्का है, ठीक है, और 25 पैसे का सिक्का है। या तो हम 1 रुपये को पैसा बना लें, इसको भी ये पैसा है, ये पैसा है, या फिर हम क्या करें, इनको रुपए में ही पूरा क्वेश्चन लगाएं। तो हमें पता है कि 1 रुपये में 1 रुपया होता है, ठीक है, 50 पैसे में 1/2 रुपया होता है, ठीक है। जब 100 का भाग दिया जाता है तो 1/2 रुपया बनता है, और 25 पैसे में 1/4 रुपया होता है। तो हम कह सकते हैं कि जब 100 का भाग 25 में दिया जाता है तो 1/4, ये हम याद भी कर सकते हैं, 50 पैसे को 1/2 रुपया बोला जाता है और 25 पैसे को 1/4 रुपया। ये 1 रुपया, 1/2 रुपया, 1/4 रुपया, अगर इनके बीच का अनुपात हम अगर बनाएं तो ये बनेंगे सिक्कों के मूल्यों का अनुपात। सिक्कों के मूल्यों का अनुपात क्या बनेगा, 1 रुपया अनुपात 1/2 रुपया अनुपात 1/4 रुपया। क्वेश्चन में और क्या दिया गया, 5:4:6, 5:4:6, इसको यहाँ लिख लेंगे। ये जो मूल्यों का अनुपात क्वेश्चन में देता है ये होता है कुल मूल्य का अनुपात। कुल मूल्य का
अनुपात, कुल मूल्य का अनुपात हमें दिया जा रहा है 5:4:6 और कुल मिलाकर 185 सिक्के, सिक्कों की संख्या कितनी बताई जा रही है 185 और हमसे कुल सिक्के अलग अलग 1 रुपए के कितने हैं, 50 पैसे कितने हैं और 25 पैसे कितने हैं, ये सिक्के हमसे पूछे जा रहे हैं। तो इसके लिए हम याद रखें कि अगर सिक्कों की संख्या का अनुपात हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, कुल मूल्य के अनुपात में, कुल मूल्य के अनुपात में अगर मूल्य का अनुपात सिक्के के मूल्य के अनुपात का भाग दे देंगे तो सिक्कों की संख्या का अनुपात निकल आएगा। तो यहाँ कुल मूल्य कितना दिख रहा है 5, 4, 6, ठीक है, और मूल्य सिक्कों का कितना दिख रहा है 1, 1/2, 1/4। तो 5, 4, 6 में 1 का भाग दे देंगे, 4 में 1/2 का दे देंगे और 6 में 1/4 का दे देंगे। तो करते हैं जरा, 5 में जरा हम 1 का भाग दें तो 5/1, ठीक है, और 4 में जब 1/2 का भाग देंगे तो ये क्या करेगा 4/1/2 हो जाएगा, तो ये 2 का इसमें गुणा हो जाएगा, ठीक है। और 6 में जब हम 1/4 का भाग देंगे तो 6/1/4 होगा। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि 6 में 4 का गुणा हो जाएगा। तो नया अनुपात कितना बनेगा, या हम कह सकते हैं संख्या का अनुपात बनेगा 5:4 8 अनुपात 6 चौके 24। और कुल मिलाकर यहाँ सिक्के कितने बताए जा रहे हैं 185। यहां से जरा चेक कर लें, 8, 5, 13 और 13, 24 अगर हम जोड़ें तो कुल मिला के 37 बनता है। 13, 24 कितने होते हैं 37, और 37 बराबर हम 185 के कर देंगे। इसको हम जरा कट करें तो 5 बार ये कट हो जाएगा, 5 7 35 और 5 15 3 18, मतलब 37 पंचे 185। यहाँ से जरा हम ध्यान से देखें, 5 संख्या थी 1 रुपए की, ठीक है, और 50 पैसे की संख्या कितनी थी 8, ठीक है, या संख्या का अनुपात, और 25 पैसे की संख्या कितनी थी 24। इनकी संख्याओं का अनुपात कितना बन रहा था 5:8:24। इनको हमने जोड़ा तो ये कुल मिलाकर 37 हुए। 37 से 185 को कट कर देंगे, 37 पंचे 185 कट हो जाएगा। तो हमने बोला कि 1 की वैल्यू कितनी आ रही है 5 आ रही है। अब हमसे सिक्के पूछे गए तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है 5, तो इसका गुणा करा देंगे तो 1 रुपए के सिक्के कितने रहे होंगे 5 25 1 रुपए के सिक्के रहे होंगे, ठीक है। अगेन हम चेक करें जरा कि 50 पैसे के सिक्के कितने रहे होंगे, तो 8 का गुणा करा देंगे 5 में, तो 8 5 40 सिक्के रहे होंगे, 40 सिक्के रहे होंगे 50 पैसे के। और 25 पैसे के सिक्के यहाँ से कितने दिख रहे हैं 25 पैसे के सिक्के यहाँ दिख रहे हैं 24, तो 24 का 5 में गुणा करा देंगे तो कुल मिला के 25 पैसे के सिक्के कितने आ जाएंगे 24 पंचे 120, 120 सिक्के आ जाएंगे 25 पैसे के। इन सिक्कों को हम चेक भी कर सकते हैं, 120, 40 और 25 कुल मिला के 185 सिक्के होते हैं। तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 25, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 40 और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 120 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 2 वर्गों की भुजाओं का अनुपात 3:4 है, इन वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा या क्या अनुपात होगा। तो इसके लिए थोड़ा सा इन टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हम थोड़ा सा समझें कि जो भुजाएं होती हैं, चाहे वो वर्ग की हों, चाहे वो आयत की हों, लंबाई चौड़ाई हो, या फिर कोई अदर 2D शेप की भुजाएं होती हैं, तो भुजाओं का अनुपात अगर A:B हमें दिया जा रहा है, भुजाओं का अनुपात यदि A:B दिया जा रहा है तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, क्या करते हैं स्क्वायर कर दिया जाता है भुजाओं के अनुपात का, तो A² होगा और B² होगा। अगर कोई 2D शेप या 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री रिलेटेड कोई शेप दी जा रही है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालने के लिए स्क्वायर किया जाता है, A² कर देते हैं B² कर देते हैं। तो भुजाओं का अनुपात यदि A:B है तो क्षेत्रफलों का अनुपात हमें पता चल जाता है। अगर कोई 3D शेप हमें दी जा रही है, जैसे घन दिया जा रहा है, घनाभ दिया जा रहा है, ठीक है, आयतनों का अनुपात हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है, और भुजाएं हमें दी जा रही हैं, तो आयतनों का अनुपात निकालने के लिए क्यूब कर दिया जाता है। तो A³ और B³ का जो मान आएगा वो उस 3D शेप का क्या आयतनों का अनुपात होगा, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, कह रहा है भुजाओं का अनुपात 3:4 है और क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। तो भुजाओं का अनुपात हम लिख लें जरा 3:4 है, क्षेत्रफलों का अनुपात निकालने क्या किया था, सिर्फ स्क्वायर ही तो किया जाता है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाएगा A² अनुपात B², ठीक है। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 त्रिका 9 और 4 का स्क्वायर 4 चौके 16। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि क्षेत्रफल का अनुपात कितना आ जाएगा 9:16। ऐसे ही अगर क्वेश्चन यही क्वेश्चन अगर भुजाओं का अनुपात दिया जाता और ये क्वेश्चन वर्ग का ना हो के ये क्वेश्चन क्या होता घन का होता, क्वेश्चन कह देता 2 घनों की भुजाओं का अनुपात 3:4 है, इनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन कैसे करते, क्या करते हैं कि 3 का हम क्या आयतन का अनुपात निकालने के लिए क्यूब किया जाता है, तो 3 का क्यूब करते हैं, तो 3 का क्यूब कितना होता है 3 त्रिका 9 त्रिक 27, ठीक है, और 4 का
क्यूब करते थे, 4 चौके 16 चौके 64, तो आयतन का नया अनुपात कितना बनता, 27:64। ठीक है, तो हम ये समझ सकते हैं कि इस टाइप के बेसिक क्वेश्चन करने के लिए क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए स्क्वायर किया जाता है और आयतन का अनुपात निकालने के लिए क्यूब किया जाता है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी खटभुज की भुजाएं यदि तिगुनी कर दी जाएं तो नए व पुराने खटभुजों के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा। क्वेश्चन कह रहा है खटभुज की भुजाएं यदि तिगुनी कर दी जाएं तो नए व पुराने खटभुजों के क्षेत्रफल में अनुपात। नए और पुराने का पूछा जाए तो हमने माना कि पहले खटभुज की भुजा एक थी, ठीक है, या यक्ष भी मान सकते हैं, और क्वेश्चन कह रहे खटभुज की भुजाएं तिगुनी कर दी जाए तो बाद में भुजा कितनी हो जाएगी, 3 या 3 यक्ष। अगर पहले खटभुज की भुजा यक्ष रही होगी तो बाद में तिगुनी करने के बाद वो कितनी हो जाएगी, 3 या 3 यक्ष। ठीक है, तो भुजाओं का अनुपात कितना आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि पहले भुजा 1 यक्ष या यक्ष थी और बाद में 3 यक्ष होगी, तो उन दोनों भुजाओं का अनुपात कितना बन रहा है, 1:3। ये पुरानी भुजा है और बाद में तिगुना करने के बाद ये नई भुजा मेरी आ गई है 3। क्वेश्चन कह रहा है नए व पुराने खटभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो ये भुजा क्या है, पुरानी है। ठीक है, याद रखेंगे इस बात को, और ये नई है। ठीक है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात निकालने क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो 1 का स्क्वायर कर दें और 3 का स्क्वायर कर दें, तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि क्षेत्रफलों का अनुपात बन जाएगा 1:1, 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि नए व पुराने का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो नया यहाँ कितना दिख रहा है, 9। ठीक है, और पुराना कितना दिख रहा है, 1। तो नए और पुराने के हिसाब से क्वेश्चन की लैंग्वेज को अगर सेटिस्फाई कराने के लिए अगर हम क्वेश्चन का आंसर दें तो खटभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात पहले नया वाला रख लिया जाएगा 9 और बाद में पुराना वाला रख लिया जाएगा 1। तो नए व पुराने खटभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना हो जाएगा, 9:1। ये नया है, ठीक है, और ये पुराना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। दो वर्गों के विकर्णों का अनुपात 2:1 है। वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये जो 2:1 दिया जा रहा है तो विकर्णों की लंबाइयों का अनुपात है। ठीक है, तो वर्गों के विकर्णों का अनुपात कितना दे रहा है, 2:1, और क्षेत्रफलों का अनुपात हमसे पूछ रहा है। विकर्ण भी लंबाई होती है और भुजा भी लंबाई होती है, तो हम कहीं ना कहीं मान सकते हैं ये A:B का अनुपात हमें या भुजाओं का अनुपात ही दिया जा रहा है। ठीक है, भुजाओं का अनुपात 2:1 नहीं होगा क्योंकि वर्ग की भुजाएं या विकर्ण में डिफरेंस आता है। ठीक है, फिर भी अगर हम कहें तो क्योंकि विकर्ण भी लंबाई होती है और भुजाएं भी लंबाई होती है, तो हम ये जरूर कर सकते हैं कि अनुपात कितना होगा भुजाओं का, 2:1। ठीक है, हमें क्या क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा जा रहा है, तो हम क्या A² B² कर देंगे, तो 2 का स्क्वायर कर दो 4 और 1 का स्क्वायर कर दो 1, तो क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 आ जाएगा। विकर्ण भी भुजा होती है और विकर्ण का सूत्र क्या होता है, वर्ग में भुजा गुणे √2। तो कहीं ना कहीं हम ये जरूर कह सकते हैं कि विकर्णों का अनुपात अगर 2:1 है तो भुजाओं का अनुपात भी 2:1 बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी चतुर्भुज की भुजाओं को यदि 2 गुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है अगर भुजाएं 2 गुनी कर दी जाएं चतुर्भुज की तो उनका क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। तो पहले हम माने कि पहले भुजा 1 थी या यक्ष थी। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है भुजाएं 2 गुनी कर दी जाए तो बाद में भुजा कितनी हो जाएगी, 2 गुना करना है हमें, तो 1 का 2 गुना 2। ठीक है, या फिर हम ये कर सकते हैं कि पहले भुजा यक्ष थी बाद में 2 यक्ष हो गई, यक्ष और 2 यक्ष का अनुपात बना 1:2, मतलब पुरानी और नई भुजा का अनुपात कितना बन रहा है, 1:2। क्वेश्चन कह रहा है क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा, तो भुजाओं का अनुपात हमें पता चल चुका है। ठीक है, क्षेत्रफल का अनुपात जरा हम निकालें तो स्क्वायर कर देंगे, तो 1 का स्क्वायर करेंगे और 2 का स्क्वायर करेंगे, तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि क्षेत्रफल का अनुपात जो बनेगा वो 1:4 बनेगा। तो हम समझ सकते हैं कि पुराना क्षेत्रफल 1 था और नया क्षेत्रफल 4 है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा, 1 का 4 कितने गुना होता है, 4 गुना। तो हम कह सकते हैं कि 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। पहले क्षेत्रफल 1 था बाद में 4 हो गया क्योंकि भुजाओं को हमने क्या किया, पहली भुजा 1 थी और बाद में क्या होगी 2, तो हमने क्षेत्रफल निकाला स्क्वायर करके, तो क्षेत्रफल का अनुपात बना 1:4। तो पहले क्षेत्रफल 1 था अब 4 हो गया, तो हमने कहा कि 4 गुना हो जाएगा। इसी में एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये घन का क्वेश्चन है। 2 घन की भुजाएं 2:1 के अनुपात में, उन घनों के आयतनों में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो भुजाओं का अनुपात कितना दिया जा रहा है, 2:1। तो भुजाओं को हम A:B लिखें, A:B हमें 2:1 दिया जा रहा है। ठीक है, और आयतनों का अनुपात पूछा जा रहा है। आयतनों का अनुपात निकालने के लिए क्या करते हैं, भुजाओं का होल क्यूब कर देते हैं या घात 3 लगा देते हैं। तो करेंगे क्या, हमें A³ और B³ का सूत्र लगाना है, क्योंकि जो घन का फार्मूला होता है, घन का आयतन ही भुजा का क्यूब होता है। तो कर दें जरा, 2 का क्यूब कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8।
ठीक है। या और 1 का क्यूब कितना होता है, 1 का क्यूब 1 होता है। या फिर हम कह दें कि 2 का क्यूब हम यहाँ रख देंगे, ठीक है, और 1 का क्यूब रख देंगे, तो कुल मिलाकर अनुपात बनेगा 8:1। ये अनुपात बनेगा आयतनों का। तो हम कह सकते हैं कि उन घनों के आयतनों का अनुपात क्या होगा, 8:1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी गोले के आयतनों में अनुपात 343:125 हो तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों में अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब आयतनों का अनुपात दिया जा रहा है और पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि ये गोले का क्वेश्चन है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की एक शेप होती है गोला, उसका प्रश्न है, 3D शेप का क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें आयतन भी होता है, क्षेत्रफल भी होता है और भुजाएं या उनकी क्या त्रिज्या। गोले का क्वेश्चन होगा तो त्रिज्या होंगी, अगर कोई घन या घनाभ होगा तो उसकी भुजाएं होंगी, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब क्षेत्रफल का अनुपात हमसे पूछा जा रहा है और आयतनों का अनुपात हमें दिया जा रहा है। तो आयतनों का अनुपात, भुजाओं का अनुपात तो खैर ए अनुपात बी होता है, ठीक है। क्षेत्रफलों का अनुपात a²/b² होता है, ठीक है, और आयतनों का अनुपात a³ और b³ होता है, ठीक है। क्वेश्चन में a³ और b³ की वैल्यू दी जा रही है, आयतनों का अनुपात दिया जा रहा है 343:125। हम लिख ले जरा कि a³ अनुपात b³ हमें दिया जा रहा है 343:125। अब हमें a व b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो a का क्यूब 343 है, तो हम ये चेक करें कि 343 का क्यूब रूट कितना होता है, ठीक है। या हम ये चेक करें कि वो कौन सी संख्या होती है जिसका क्यूब 343 होता है। तो हम यहाँ से जान सकते हैं कि 7 का क्यूब जो होता है वो 343 होता है, या इसका क्यूब रूट भी निकाल सकते हैं। तो 343 का क्यूब रूट कितना होता है, 7। और 125 5 का क्यूब होता है, तो हम कह सकते हैं कि b का मान यदि 5 रहा होगा तभी तो b का क्यूब हुआ होगा, तो 125 बना होगा। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि 125 का क्यूब रूट कितना आएगा, 5। तो भुजाओं का अनुपात कितना आ गया, a/b बराबर 7:5। क्वेश्चन कह रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसमें क्षेत्रफल लिखा हुआ है, तो मतलब हमें क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। क्षेत्रफलों का अनुपात कैसे निकलता है, क्षेत्रफलों का अनुपात निकालने के लिए भुजाओं के अनुपात का स्क्वायर किया जाता है। तो हम क्या कर देंगे, 7 का स्क्वायर कर देंगे और 5 का स्क्वायर कर देंगे। तो क्षेत्रफलों का अनुपात कितना आ जाएगा, 7×7 = 49 अनुपात 5/25। तो हम कह सकते हैं कि पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात आएगा 49:25। एक अगला क्वेश्चन है इसी में, यदि 2 गोलों के अर्धव्यास 1:4 के अनुपात में हो तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों में अनुपात ज्ञात कीजिए। अर्धव्यास मतलब क्या, अर्धव्यास त्रिज्या को कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब त्रिज्याओं का अनुपात 1:4 दिया जा रहा है, और त्रिज्या अगर हम मापें तो त्रिज्या हम क्या कहेंगे, त्रिज्या के मात्रक अगर हम कहें तो त्रिज्या मीटर में बोलेंगे या सेंटीमीटर कहेंगे। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि 1:4 लंबाइयां हैं, ठीक है, क्षेत्रफल नहीं है, लंबाइयां। तो अर्धव्यास का अनुपात 1:4, तो हम कह दें लंबाइयों का अनुपात या त्रिज्याओं की लंबाइयों का अनुपात a/b कितना दिया जा रहा है, 1:4। अगर लंबाइयां हो तो a/b रखते हैं, ठीक है। अगर क्षेत्रफल हो तो a² और b² रखते हैं, और अगर आयतन हो तो a³ और b³ रखकर हम उससे कंपैरिजन कराते हैं या तुलना कराते हैं। तो यहाँ पे त्रिज्याएं लंबाइयों में मापी जाती हैं, मीटर और सेंटीमीटर। तो हम कह दें कि a/b दिया जा रहा है 1:4, और क्वेश्चन कह रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो जहाँ क्षेत्रफल लिखा हुआ है तो क्षेत्रफलों का अनुपात निकाल देंगे। तो क्षेत्रफल a² कर दो, b², तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर करें 4 चौके 16। तो हम कह सकते हैं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल या गोलों के पृष्ठों का या गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात कितना हो जाएगा, 1:16। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 कारों द्वारा 1:2:3 के अनुपात में दूरी तय की गई। यदि यात्रा के समयों का अनुपात 3:2:1 हो तो कारों की चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो करेंगे क्या, हम यात्रा में लिए गए समयों का अनुपात कितना दे रहा है, 3:2:1, और दूरी तय की गई दूरी का 1:2:3। तो पहले हम दूरी का अनुपात लिख लें। तो दूरी का अनुपात हम लिख लें 1:2:3, ठीक है। और इनके द्वारा कारों द्वारा लिए गए समयों का अनुपात लिख लें। समय का अनुपात कितना लिख लें, 3:2:1। और चालों का अनुपात पूछा जा रहा है, तो चाल का फार्मूला हमें पता होना चाहिए। तो चेक करें जरा, चाल का फार्मूला कहते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय। तो इस फार्मूले से हम ये समझ सकते हैं कि अगर हमें चाल का अनुपात निकालना है तो दूरी के अनुपात में हमें समय के अनुपात का भाग देना पड़ेगा। अगर हमें दूरी का अनुपात निकालना होता तो चाल के अनुपात में समय के अनुपात को गुणा करा देते, क्योंकि दूरी का फार्मूला बनेगा चाल गुणा समय, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, चाल का अनुपात निकालने के लिए दूरी के अनुपात में समय के अनुपात का भाग देंगे। दूरी का अनुपात 1:2:3, समय का अनुपात 3:2:1। तो हम भाग देना स्टार्ट करें जरा, चालों का हम अनुपात निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो 1 में 3 का भाग दे देंगे, 1/3 बनेगा। 2 में 2 का भाग दे देंगे,
ठीक है, और 3 में 1 का भाग दे देंगे, 2 से 2 ये कट जाएगा, तो हम कुल मिला के कह सकते हैं कि अनुपात बनेगा 1/3, 1 और ये 3, इस 3 का गुणा करा दें, या एलसीएम से भी कर सकते हैं, बट 1 करके 3 इसका एलसीएम आएगा, 3 का गुणा यहाँ करा देंगे, 3 का गुणा यहाँ करा देंगे, 3 का गुणा यहाँ करा देंगे, या फिर हम 3 का दोनों जगह मल्टीप्लाई करा दें, या 3 का सब जगह मल्टीप्लाई करा दें। हम कह सकते हैं कि 3 का जब इसमें गुणा होगा तो ये हो जाएगा 1, जब 3 का प्रत्येक संख्या में गुणा कराया जाएगा, ठीक है, 3 का इसमें गुणा हो जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, और 3 का इसमें गुणा करा देंगे तो ये 9 हो जाएगा। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं तीनों कारों की चालों का अनुपात कितना हो जाएगा, 1:3:9।